Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. As you know, we have started the 10th chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Management of Support Services, Institutions and Programs for Children, Youth and Elderly. And this video is going to be part 3 of this chapter. पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा था कि क्यों सपोर्ट सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम्स ज़रूरी होते हैं तीनों ग्रुप्स के लिए, बच्चों के लिए भी, यूथ के लिए भी और ओल्ड एज पीपल के लिए भी, और क्यों इन तीनों को वनरेबल माना जाता है, संवेदनशील माना जाता है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था चिल्ड्रन से और हमने पढ़ा था वाई आर चिल्ड्रन वनरेबल, कि बच्चे हमारे संवेदनशील क्यों होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर चिल्ड्रन, कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं और इनिशिएटिव्स हैं बच्चों के लिए। There are several programs and services operating in the country to meet the needs of vulnerable children. Here we shall briefly describe some significant initiatives and efforts in order to acquaint you with the various activities carried out by government and the non-governmental organizations. तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और सर्विसेज हैं जो हमारी कंट्री में चलाए जा रहे हैं संवेदनशील बच्चों के लिए। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, जो और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एनजीओज़ भी इन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, जिनसे बच्चों को क्या किया जा सके, बच्चों की केयर की जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सबसे पहले जो हमारी सर्विस है वो कौन सी है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी कि ICDS, Integrated Child Development Service of the Government of India. It is the world's largest early childhood program which aims to meet the health, nutrition, stimulation and early learning education needs of children below 6 years of age in an integrated manner so as to foster their development. अब देखो, ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सर्विस है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्राम है जो छोटे बच्चों के लिए चलाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, उन बच्चों को फोकस किया जाता है, उन बच्चों पे ध्यान दिया जाता है जो 6 साल से कम के हैं, उनकी हेल्थ को, न्यूट्रिशन को, उनको स्टिमुलेशन दिया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है, उनकी लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है, उनकी एजुकेशनल नीड्स पे भी ध्यान दिया जाता है और इसका मकसद यही होता है कि बच्चे का विकास अच्छी तरह से हो पाए। ठीक है, The program offers health, nutrition and hygiene education to mothers, non-formal preschool education to children aged 3 to 6, supplementary feeding for all children below 6 years and pregnant and nursing mothers, growth monitoring and basic healthcare services such as immunization and vitamin A supplements. तो ये जो प्रोग्राम है यानी कि जो ICDS है, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर सबसे पहले तो जो हमारी मदर्स होती हैं उनको हेल्थ, न्यूट्रिशन और हाइजीन की शिक्षा दी जाती है। उनको बताया जाता है कि वो कैसे बच्चे की हेल्थ को मेंटेन रख सकती हैं, साफ़ सफाई रख सकती हैं। उसके बाद बच्चों को, छोटे बच्चों को जो 6 साल से कम के हैं यानी जो 3 से 6 साल के बीच के हैं, उनको प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, और सारे बच्चे जो 6 साल तक के हैं यानी कि 0 से लेकर 6 साल तक के हैं और जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं या ऐसी मदर्स हैं जो बच्चों को अभी दूध पिलाती हैं, तो उन मदर्स को और उन बच्चों को जो 6 साल से कम के हैं उनको सप्लीमेंट्री फीडिंग दी जाती है, यानी कि उनको खाना दिया जाता है। उनको सप्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब होता है कि जब भी उन लोगों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते तो अलग से कुछ पोषक तत्व उनको दिए जाते हैं, जैसे विटामिन A की गोलियां दे दी गई,
इम्यूनाइजेशन के लिए कुछ, इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा भोजन दे दिया गया, ऐसी पिल्स दे दी गई, ऐसी टैबलेट्स दे दी गई जिसकी वजह से उनकी इम्यूनाइजेशन भी बनी रहे, उनके अंदर विटामिन की कमी भी ना हो। ठीक है। और समय समय पर बच्चे की ग्रोथ को देखा जाता है, उसकी निगरानी की जाती है, और जो भी बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं वो भी दी जाती हैं। ठीक है। द प्रोग्राम टुडे कवर ओवर 41 मिलियन चिल्ड्रन। ये जो प्रोग्राम है यानी कि जो आईसीडीएस है, आज लगभग 41 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चों को कवर करता है। These services are delivered in an integrated manner at the चाइल्ड केयर सेंटर नेम्ड आंगनवाड़ी। तो ये जो सर्विसेज हैं ये आंगनवाड़ी के थ्रू दी जाती है। आपने सुना होगा आंगनवाड़ी का नाम। आंगनवाड़ी जो है आईसीडीएस के अंदर ही आती हैं। जब हमारी कंट्री में आईसीडीएस आया तो उसी के अंदर हमारी कंट्री में आंगनवाड़ी खुली, और ये आंगनवाड़ी में ही बच्चों को और जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाती है, बच्चों को प्री एजुकेशन भी दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है SOS चिल्ड्रंस विलेजेस। This is an independent non-governmental social organization which has pioneered a family approach to the long-term care of orphaned and abandoned children। देखो जो ये SOS चिल्ड्रन विलेजेस हैं ये क्या होते हैं, ये नॉन गवर्नमेंटल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनमें या तो अनाथ बच्चों को या तो उन बच्चों को रखा जाता है जिनको उनके माता पिता ने त्याग दिया होता है किसी कारण से वो अपने माता पिता से अलग हो गए होते हैं या अनाथ बच्चे होते हैं, उनको फैमिली जैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है। ठीक है। और एक लंबे समय के लिए उनको केयर प्रोटेक्शन दी जाती है और उनको फैमिली की तरह का इन्वायरमेंट मिलता है इस SOS चिल्ड्रंस विलेज के अंदर। SOS villages have the vision of providing family-based long-term care to children who can no longer grow up with their biological families। तो SOS villages के अंदर उन बच्चों को फैमिली बेस्ड लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड कराई जाती है जो बच्चे अपनी बायोलॉजिकल फैमिलीज़ के साथ नहीं रह सकते। ठीक है। जिनकी बायोलॉजिकल फैमिलीज़ ने या तो उन्हें खुद छोड़ दिया है या उनकी बायोलॉजिकल फैमिलीज़ हैं ही नहीं, वो मर गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उस स्थिति में SOS विलेजेस बच्चों को फैमिली जैसा इन्वायरमेंट देते हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। ठीक है। In each SOS home there is a mother who look after 10 to 15 children। तो हर SOS होम में एक मदर होती है जो 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है। This unit lives like a family and the children experience relationship and love once again, which helps children to recover from traumatic experience। They grow up in a stable family environment and are supported individually until they become independent young adults। तो ये जो यूनिट्स होती हैं, ये जो मतलब संस्थाएं होती हैं, ये जो फैमिली होती है जिसमें एक माँ 10 से 15 बच्चों को देखती है, तो उनके बीच क्या हो जाता है, एक रिलेशनशिप बनने लगता है और जिससे जो वो बच्चे होते हैं उनको अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं, वो अपने पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। उनको एक फैमिली इन्वायरमेंट मिलता है, एक स्टेबल फैमिली इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें वो बड़े होते हैं। उनको सपोर्ट भी मिलता है, जैसे फैमिली में एक मेंबर्स दूसरे मेंबर की हेल्प करते हैं, है ना, उसी तरह यहाँ पे भी एक दूसरे की हेल्प की जाती है और बच्चों को पूरी तरह से केयर दिया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब ये केयर और प्रोटेक्शन बच्चों को मिलता कब तक है, जब तक कि वो बच्चे इंडिपेंडेंट यंग एडल्ट्स न हो जाएं, वो इंडिपेंडेंट न हो जाएं, वो अपनी रक्षा खुद न कर पाएं, तब तक बच्चों को इन फैमिलीज़ में रखा जाता है। ठीक है। द SOS इन फैमिलीज लिव टुगेदर फॉर्मिंग अ सपोर्टिव विलेज इन्वायरमेंट। तो ये जो SOS फैमिलीज़ होती हैं, जो इस तरह की फैमिली होती हैं, वो एक साथ रहती हैं और एक विलेज
बना लेती हैं, एक विलेज जैसा इन्वायरमेंट बना लेती हैं। दे आर इंटीग्रेटेड विद द लोकल कम्युनिटी एंड कंट्रीब्यूटेड टू द सोशल लाइफ। तो उनका अपना एक कम्युनिटी बन जाता है, अपना एक समुदाय बन जाता है, और आपस में वो सोशली क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं और एक सोशल लाइफ जीने लगते हैं। ठीक है, उनका अपना एक समाज बन जाता है। ठीक है। In India, the first SOS village was set up in 1964. Now the organization cares for about 6,000 needy abandoned children in 40 unique villages across the country. तो जो पहला SOS विलेज है वो कब खोला गया था? 1964 में खोला गया था, और आज के समय में लगभग 6,000 से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चे इन विलेजेस में रह रहे हैं, और पूरी कंट्री में अभी ऐसे 40 यूनिक विलेजेस हैं। Whenever India has experienced unrest or environmental and natural disasters like the toxic gas accident of 1984 in Bhopal, or devastating cyclone, catastrophic earthquakes, as well as tsunami, the SOS Children's Village rendered immediate assistance with emergency relief programs, which were converted into permanent facilities, mostly SOS Children's Village. तो जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है, कोई भी इन्वायरमेंटल या नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, जैसे एक जो गैस एक्सीडेंट हुआ था 1984 में भोपाल में, या कोई साइक्लोन आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, तो उस समय जो SOS चिल्ड्रंस विलेज होते हैं ये बच्चों की हेल्प करते हैं। वो इमरजेंसी में उन बच्चों के पास जाते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रदान करते हैं, और ये फैसिलिटीज़ धीरे धीरे परमानेंट हो जाती है, मतलब वो बच्चों को परमानेंटली अपने पास रख लेते हैं। ठीक है। अब है children's homes run by government for children from 3 to 18 years who are in state custody of for various reasons. अब चिल्ड्रंस होम भी बनाए गए हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें 3 से 18 साल के बच्चों को रखा जाता है, और ये बच्चे वैसे होते हैं जिनको कस्टडी में लिया जाता है विभिन्न कारणों के वजह से। विभिन्न रीजंस होते हैं, कई रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से उनको कस्टडी में रखा जाता है, चाहे वो बच्चों ने हो सकता है कोई क्राइम किया हो, या कुछ भी बच्चों ने ऐसा इलीगल किया हो जिसकी वजह से उनको कस्टडी में रखा जाता है, लेकिन उनको भी एक फैमिली इन्वायरमेंट प्रदान किया जाता है, और उसके लिए उन बच्चों को चिल्ड्रंस होम में रखा जाता है, और वो उनकी एज क्या होती है? 3 to 18 ईयर्स। ठीक है। अब देयर आर 3 काइंड्स ऑफ होम फॉर चिल्ड्रन। अब जो ये होम है 3 तरह के हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन होम्स, वेयर चिल्ड्रन स्टे temporarily till the completion of an investigation to track down their parents and collect information on their family background. पहले बच्चों को कहाँ रखा जाता है? ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाता है, जहाँ बच्चे को टेम्पररी पीरियड के लिए रखा जाता है, कुछ समय के लिए रखा जाता है, और बच्चे के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है, बच्चे के बारे में पता कराया जाता है, बच्चे के पेरेंट्स के बारे में पता कराया जाता है। हो सकता है पेरेंट्स बच्चे के ज़िंदा हों तो उनके बारे में पता कराया जाता है, उनको खोजने की कोशिश की जाती है, बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड पता करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। तो ये जो पीरियड होता है ये टेम्पररी होता है, उसके बाद बच्चे को दूसरे होम्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है। सेकेंड है स्पेशल होम्स, वेयर जुवेनाइल्स चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज फाउंड गिल्टी इन टर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ आर प्लेस्ड इन कस्टोडियल केयर। अब स्पेशल होम्स होते हैं जहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जो 18 साल से कम होते हैं, लेकिन उन्होंने कोई इलीगल एक्टिविटी की होती है, उन्होंने कानून को तोड़ा होता है, और उनको यहाँ पे कस्टडी में रखा जाता है। ठीक है। कस्टडी में रखने के साथ साथ बच्चे की केयर और प्रोटेक्शन भी की जाती है। ठीक है। थर्ड है जुवेनाइल चिल्ड्रंस होम, वेयर चिल्ड्रन हुज फैमिली आर नॉट ट्रेसेबल और are unfit, dead, or simply unwilling to take the child back stay. तो एक जुवेनाइल चिल्ड्रंस होम होता है, या तो जुवेनाइल्स होम कह सकते हो या तो चिल्ड्रंस होम कह सकते हो। इसमें बच्चों को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है?
जब उनकी फैमिली या तो मिल नहीं पाती उनको, या तो जब ट्रेस करने की कोशिश की जाती है तो उनकी फैमिली या तो मिल नहीं पाती, या तो वो अनफिट होते हैं बच्चे को रखने के लिए। हो सकता है जो बच्चे के पेरेंट्स हो, या अगर कोई माता हो या बच्चे का कोई पिता हो, तो हो सकता है वो मेंटली फिजिकली उतना फिट ना हो कि वो बच्चे को संभाल पाए, बच्चे की केयर कर पाए। तो उस स्थिति में भी बच्चे को जुवेनाइल या चिल्ड्रंस होम में रख लिया जाता है। ठीक है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रूम, बोर्ड, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो उस स्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो क्या करे, बच्चे को रूम दे, उनको बोर्ड दे, एजुकेशन दे और वोकेशनल ट्रेनिंग दे। ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज होम्स आर रन बाय गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप्स विथ एनजीओज। तो ये जो होम्स होते हैं, जुवेनाइल या चिल्ड्रंस होम, ये गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं और इनमें पार्टनरशिप्स होती हैं एनजीओज की। ठीक है। कुछ एनजीओज भी चलाते हैं ऐसे होम्स को जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, पार्टनरशिप करती है। ठीक है। एफर्ट्स आर मेड टू हेल्प द चिल्ड्रन डेवलप स्किल्स which will enable them to become productive members of society। तो इसका मेन मकसद क्या होता है इन जुवेनाइल और चिल्ड्रन होम्स का, कि बच्चे को डेवलप किया जाए। अगर बच्चे के अंदर कोई स्किल है तो उसको डेवलप किया जाए, ताकि बच्चा एक प्रोडक्टिव मेंबर बन पाए सोसाइटी का, सोसाइटी को वो कुछ दे पाए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट है एडॉप्शन। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ चाइल्ड adoption. Earlier adoption was limited within the family and was covered by social and religious practices. But with changing times, adoption beyond the family has been institutionalized and legalized. देखो, इंडिया में adoption काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है, लेकिन पहले क्या होता था, फैमिली के अंदर ही एडॉप्शन होता था। मतलब अगर फैमिली में किसी मेंबर की डेथ हो गई है तो उसके बच्चों को दूसरे मेंबर द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता था, मतलब फैमिली के अंदर ही एडॉप्शन होता था। लेकिन समय के साथ साथ एडॉप्शन को क्या कर दिया गया, लीगलाइज कर दिया गया और कुछ इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए जो एडॉप्शन में हेल्प करते हैं, और जिससे क्या हुआ, फैमिली के बाहर भी आप बच्चों को क्या कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। While the government of India and state governments provide necessary support and guidance through policies and programs, non-governmental organizations, NGOs, provide necessary delivery systems for the process of adoption. देखो, अब जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो सब क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं कि कैसे आप एडॉप्शन कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों को रखती हैं और जो बच्चों को पेरेंट्स से मिलाती हैं, यानी कि पेरेंट्स की हेल्प करती हैं कि वो बच्चों को क्या कर पाए, अडॉप्ट कर पाएँ। और ये एक लीगल तरीका होता है, बहुत ही लीगल तरीके से, बहुत ही वैधानिक तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। In order to strengthen adoption rules and facilitate adoption, the Government of India, under the advice of the Supreme Court, has constituted a central agency, Central Adoption Resources Agency, CARA, to set up guidance for adoption to safeguard the welfare and rights of children. तो जो हमारी गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक एजेंसी बनाई, एक सेंट्रल एजेंसी बनाई जिसका नाम था सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं कारा। इसमें क्या किया गया है, इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैसे एडॉप्शन किया जाए, जिसका मेन पर्पस क्या था कि जो छोटे बच्चे हैं उनके राइट्स को ध्यान में रखा जाए, उनके कल्याण को ध्यान में रखा जाए। कभी कभी होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को अडॉप्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे के साथ काफ़ी गलत हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा ना हो, बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक आदेश दिया, एक एडवाइस दी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी का निर्माण किया। ठीक है। जिसमें गाइडलाइंस बनाई गई है कि एडॉप्शन कैसे करना है, क्या क्या नियम हैं, क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सब इसमें बताया गया है। और हर पेरेंट्स को और जो भी इंस्टीट्यूशन है जो कि एडॉप्शन में हेल्प कर रहा है, उसको ये गाइडलाइंस को मानना है। ठीक।
ठीक है। तो ये तो बात हुई बच्चों की कि कैसे हम बच्चों को बचा सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमने 4 तरह की सर्विसेज को देखा, ठीक है। पहला था हमारा ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, दूसरा था हमारा SOS चिल्ड्रंस विलेज, तीसरा था हमारा चिल्ड्रंस होम, जिसमें हमने 3 तरह के होम्स की बात की। पहला कौन सा था? ऑब्जर्वेशन होम, दूसरा कौन सा था? स्पेशल होम, तीसरा था जुवेनाइल या चिल्ड्रंस होम, ठीक है। उसके बाद हमने बात की एडॉप्शन की। तो 4 तरीके से आप बच्चे को बचा सकते हो, बच्चों को जो बच्चे संवेदनशील हैं उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हो। अब बात करेंगे वाई आर यूथ वनरेबल, यूथ क्यों संवेदनशील हैं। द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 डिफाइंड यूथ एज पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स। तो जो हमारी नेशनल यूथ पॉलिसी थी जो 2014 में आई थी, जिसमें यूथ पर्सन्स को किस एज ग्रुप में रखा जाता है? 15 to 29। तो यानी कि जो 15 से लेके 29 साल के लोग होते हैं उनको हम यूथ मानते हैं। दोज बिटवीन 13 and 19 ईयर्स आर कॉल्ड एडोलसेंट। जो लोग 13 से 19 साल के बीच के होते हैं उनको हम एडोलसेंट बोलते हैं। Our national progress depends crucially on the ways and means through which young are encouraged and nurtured as a positive force for national growth and are enabled to contribute to socio-economic development। देखो, जो हमारे राष्ट्र की प्रोग्रेस है, यानी कि किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करती है? यूथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। ऐसे लोगों पे जो 15 से 29 साल के बीच के हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। हमारी सोसाइटी को, हमारी इकनॉमी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं लोगों से होता है। तो अगर हमें अपने देश की प्रोग्रेस करनी है, किसी कंट्री की प्रोग्रेस करनी है, तो सबसे पहले हमें इन लोगों को जो 15 से 29 साल के बीच के हैं, इनकी प्रोग्रेस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यूथ इज़ अ वनरेबल पीरियड ड्यू टू मैनी रीजंस। जो अब यूथ है, ये जो आप कह सकते हो, ये जो पीरियड है, ये इसको एक वनरेबल पीरियड माना गया है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू कम टू terms with many biological changes in his body which have an impact on the person's sense of well-being and identity। तो ये जो टाइम पीरियड है ना 15 से 29 साल का, इसमें एक इंडिविजुअल में बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, जिसका असर उस पर्सन के ऊपर पड़ता है, उस पर्सन की वेल बीइंग पे पड़ता है, उसकी आइडेंटिटी पे पड़ता है। इस समय वो जो पर्सन होता है वो दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, ठीक है। This is also the period when the individual is preparing to take on adult roles, two of the foremost being earning a livelihood and marriage, followed by raising a family। अब देखो, इस समय ये जो पीरियड है, इसी में एक पर्सन, एक इंडिविजुअल प्रिपेयर कर रहा होता है कि वो एडल्ट की तरह भूमिका निभाए। मतलब वो एडल्ट होता है, इसी समय एडल्ट होने वाला होता है और उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। उसको अपना करियर बनाना होता है, उसको शादी करनी होती है और फैमिली बनानी होती है, जिसकी वजह से उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। Peer pressure and pressure to excel in an increasingly competitive world are other factors that can cause a lot of stress and turmoil। देखो, peer pressure क्या होता है कि बच्चा जिस ग्रुप में रहता है, जिसमें उसके बाकी सारे दोस्त होते हैं, उनमें भी उसको अपनी एक पहचान बनानी होती है, तो वो प्रेशर बच्चे के ऊपर रहता है। साथ ही साथ हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो यंगस्टर्स के ऊपर ये भी एक प्रेशर होता है कि वो इस कंपटीशन में भी अपने आप को खड़ा कर पाए। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमारे यंगस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है। When the family environment is unable to provide positive support to the adolescent, some adolescent may consume alcohol and drugs, also termed substance abuse।
अब इस समय जो हमारे एडोलसेंट होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और अगर फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली से या जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उससे अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, जो हमारे एडोलसेंट वो क्या हो जाते हैं, वो अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, और कह सकते हो वो नशेड़ी हो जाते हैं। सच माल एडजस्टिव बिहेवियर फॉर कम्बैटिंग स्ट्रेस इज ऑन द राइज। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए ऐसा बिहेवियर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल बच्चे थोड़ा भी जब भी स्ट्रेस्ड फील करते हैं तो वो तुरंत अल्कोहल या ड्रग्स की तरफ भागते हैं। ठीक है। हेल्थ इज अनदर एस्पेक्ट विच इज ऑफ क्रिटिकल कंसर्न। इस समय हेल्थ पे भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यूथ फेस सिग्निफिकेंट रिस्क related to sexual and reproductive health, and many lack the knowledge and power to make informed sexual and reproductive health choices। देखो, जो हमारे यूथ होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इन प्रॉब्लम्स के बारे में उनको कुछ खास जानकारी भी नहीं होती, जिसकी वजह से भी उनको परेशानी होती है। विद इन द ब्रॉड कैटेगरी यूथ देयर आर सम ग्रुप्स हु आर स्पेशली वनरेबल। देखो, जब हम यूथ की बात करते हैं ना, तो हमारी जो कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो फिर भी इसमें कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि स्पेशली वनरेबल हैं, और ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रूरल एंड ट्राइबल यूथ। अगर हम रूरल यूथ की बात करें या ट्राइबल यूथ की बात करें, मतलब ऐसे यूथ जो कि गांव में रहते हैं या जो जंगलों में रहते हैं, ट्राइबल सोसाइटी के जो यूथ हैं, उनको भी वनरेबल यूथ की कैटेगरी में रखा जाता है। आउट ऑफ द स्कूल यूथ। अब ऐसे यूथ जिनको स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला, जिनको नॉलेज ही नहीं मिल पाई, तो उनको भी वनरेबल कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, फिर वो कैसे इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएंगे। फिर है एडोलसेंट, पर्टिकुलरली फीमेल एडोलसेंट। अब जब किशोरावस्था की बात होती है, और उसमें भी जो फीमेल एडोलसेंट होती हैं, मतलब जो लड़कियां होती हैं, उनको वनरेबल कैटेगरी में रखा जाता है। फिर है यूथ विथ डिसेबिलिटीज़। ऐसे युवा जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, जो अपंग हैं, उनको भी वनरेबल कैटेगरी में रखा जाता है। यूथ अंडर स्पेशली डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस लाइक विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, ऑर्फन एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन। ऐसे यूथ जो कि डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में रहते हैं, जैसे उनसे कोई इलीगल काम कराया जा रहा है, वो अनाथ हैं, या उनके पास कोई घर नहीं है, वो सड़कों पे रहते हैं, तो ऐसे यूथ भी वनरेबल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर to be socially useful and economically productive, youth need appropriate education and training, gainful employment, and adequate opportunities for personal development and advancement। तो अगर हमें बच्चे को यूज़फुल बनाना है सोसाइटी के लिए, अगर हमें यूथ को यूज़फुल बनाना है सोसाइटी के लिए, उनको इकोनॉमिकली भी प्रोडक्टिव बनाना है, तो हमें उनकी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें उन्हें एजुकेशन और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। फिर उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिलाने की कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब ऐसी उनको एजुकेशन देनी चाहिए, ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे उनको रोज़गार मिल सके। ठीक है। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमें लानी होगी, हमारी गवर्नमेंट को नए नए तरीके लाने होंगे जिससे यूथ को क्या की जा सके, कुछ अपॉर्चुनिटी दी जा सके जिससे उनका विकास हो पाए। ठीक है। They also need requisite shelter and a clean environment, as also basic healthcare services of quality, social defense and protection from all manner of exploitation। ये जो हमारे यूथ हैं, इनको एक क्लीन इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है, कुछ बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ इन्हें सोशल डिफेंस और प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इन बच्चों का, ये जो यूथ होते हैं, इनके एक्सप्लॉयटेशन का चांस ज़्यादा होता है, तो इनको शोषण से बचाने की भी ज़रूरत होती है। सुटेबल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज विच आर कंसर्न्ड विथ इश्यूज रिलेटिंग टू द यूथ and with socio-economic and cultural matters, as well as access to sport, physical education, adventure and recreational opportunities are other requisites। अब ये जो यूथ होते हैं, इनसे डिसीजन भी
लेने चाहिए, मतलब इनको डिसीजन लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, इनको डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर इन बच्चों के लिए ही कोई सुविधा दी जा रही है, इन बच्चों के लिए ही कोई फैसिलिटी लाई जा रही है, इन बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चे खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, खुद डिसीजन लें। साथ ही साथ कोई भी सोशो इकोनॉमिक मैटर है या कल्चरल मैटर है, तो उस पर भी बच्चे को डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके साथ बच्चे को स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को फिज़िकल एजुकेशन देनी चाहिए, और जो भी एडवेंचर और रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बच्चे को दी जानी चाहिए, ताकि बच्चा अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके। ठीक है। उसके बाद है यूथ प्रोग्राम्स इन इंडिया, कि इंडिया में इन यूथ के लिए, इन यूथ जो कि वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, इनके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का पूरा समझ में आया हो जो जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।